अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एनएमडी कैट अर्ली ईयर प्रेप का थर्ड क्वार्टर, जिसमें यूनिट आते हैं 7 और 8। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। कहते हैं डाई इथाइल ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम उसे कहते हैं जिनमें उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अब आपके पास है डाई इथाइल ईथर। तो जब डाई इथाइल ईथर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे समझ आती है कि इसमें कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। इट मस्ट कंटेन 4 कार्बन, यानी बेसिकली पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल है। तो जब अल्कोहल है तो डेल्टा भी खत्म हो गया, चार्ली भी खत्म हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन है, अल्फा और बीटा जो है वो अल्कोहल्स है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में कंडीशन भी होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए। एथेनॉल में 2 कार्बन एटम है, इधर 4 कार्बन एटम है, तो ये भी नहीं हुआ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो अल्टीमेटली होगा दैट विल बी ब्यूटानॉल। तो ब्यूटानॉल में देखिए हमारे पास 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ आप कह सकते हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसी वजह से इनका जो आप कह सकते हैं डाइथाइल ईथर है, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ब्यूटानॉल होगा। तो आंसर विल बी बीटा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई आप कह सकते हैं हेटेरो एटम मौजूद होता है। जैसे अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है पायरिडीन। तो अगर मैं पायरिडीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इधर मौजूद है और ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अब आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एटम है जो कि नाइट्रोजन है। तो इसलिए आंसर जो हमारे पास होगा वो पायरिडीन होगा। ये सवाल आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है हेटेरो एटम पायरिडीन है, तो वो नाइट्रोजन एटम है जो हेटेरो एटम के तौर पर मौजूद है पायरिडीन में। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट ऑफ HBr टू 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, तो मैं यहाँ पे 2 मिथाइल और 2 ब्यूटीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा C और साथ में CH3, ये 2 मिथाइल है और 2 ब्यूटीन आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐड करना है HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल पहली बात है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एप्लीकेबल होता है। क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? यस। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो अनइक्वल हाइड्रोजन एटम है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुई। अब इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो नेगेटिव पार्ट हमारे पास होता है वो वहां जाता है जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास ये है यानी कार्बन नंबर 2, उसमें हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर अटैच होगा। तो जब ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो हाइड्रोजन आप कह सकते हैं यहाँ पे अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? दैट वुड बी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल आप कह सकते हैं ब्यूटेन। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा? चार्ली। चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट इन थर्ड पीरियड। कि थर्ड पीरियड में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसमें मौजूद होता है? याद रखिएगा सोडियम हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं मेटालिक सॉलिड है, फास्फोरस जो है हमारे पास है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सिलिकॉन हमारे पास जो है वो कोवलेंट सॉलिड है और आर्गॉन हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब इसमें हमारे पास ना आंसर हो सकता है अल्फा, ना हो सकता है चार्ली, क्योंकि जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड और जो कोवलेंट सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर से ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ हमारे पास आंसर होगा P4, यहाँ हमारे पास आंसर होगा आर्गॉन। अब यहाँ पर इन दोनों के केस में देखें तो जो फास्फोरस है इसका साइज ज्यादा है, इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जब फास्फोरस का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो करेक्ट आंसर विल बी आर्गॉन। आर्गॉन के पास जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट आर द सूटेबल कंडीशंस फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियल अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए हम अगर जो कंडीशंस देखते हैं तो वो जनरली 25% H2SO4 होता है और 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जस्ट कंडीशंस हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना आपने। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। याद रखिएगा अगर पीरियड सेम हो तो जो आयोनिक रेडियस है, आयोनिक रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, किससे डायरेक्ट रिलेशन होता है? नेगेटिव चार्ज के साथ, यानी जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा आयोनिक रेडियस ज्यादा। अब यहाँ पर देखें इन सब में सबसे ज्यादा चार्ज है N-3 पे, तो उसका साइज सबसे बड़ा, फिर O-2 पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो O-1 और F-1, फिर उसके बाद आ जाएगा O-1 और लास्ट में आ जाएगा F-1। तो अब वैसे भी उसने लार्जेस्ट पूछा हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट आप वैसे भी देख लें तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज N-3 पे है, तो इसी वजह से इसका आयोनिक रेडियस जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि आयोनिक रेडियस का नेगेटिव चार्ज से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। कि इनमें से किसमें आयंस में जो है वो हमारे पास कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है? याद रखिएगा कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास जो बनते हैं वो स्कैंडियम +3 के होते हैं, टाइटेनियम +4 के होते हैं, वेनेडियम +5 के होते हैं, याद रखिएगा कॉपर +1 के होते हैं और जिंक +2 के होते हैं। तो यानी ये जो हमारे पास सारे के सारे आयंस हैं इनमें D0 कॉन्फिगरेशन है और ये सारे के सारे इनमें चूंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये कलरलेस है। अब हमसे पूछा है कलर्ड, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कलरलेस है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कोबाल्ट आयन और आयरन आयन है, वो यहाँ पर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो उनमें D इलेक्ट्रॉन होंगे ट्रांजिशन के लिए। तो याद रखिएगा अगर D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए मौजूद है तो वो कलर्ड होंगे। तो इस पूरे सवाल में आपका ये हिंट लाजमी याद रखना लाजमी है कि ये वो आयन है जिनमें D0 कॉन्फिगरेशन होती है और कलरलेस होते हैं। बाकी सारे इनके अलावा जो हमारे सिलेबस में है वो कलर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट द प्रोपगेशन स्टेप ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आपने पता लगाना है किसका प्रोपगेशन स्टेप का। आप यहाँ पर प्रोपगेशन स्टेप के बारे में हिंट याद रख सकते हैं कि अगर सपोज करें हमारे पास जो मौजूद रेडिकल है वो मौजूद हो बोथ साइड्स पे, तो अगर रेडिकल दोनों साइड्स पे मौजूद हो तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो प्रोपगेशन होता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेडिकल एक साइड पे है तो ये बिल्कुल भी प्रोपगेशन नहीं है, यहाँ पर भी रेडिकल एक साइड पे है तो ये भी प्रोपगेशन नहीं है। अब अगर आप डेल्टा देखते हैं यहाँ पर भी रेडिकल एक साइड पे है तो ये भी प्रोपगेशन नहीं है, दोनों तरफ रेडिकल है चार्ली ऑप्शन में, तो चार्ली ही हमारे पास प्रोपगेशन होगा। तो याद रखिएगा आंसर वुड बी चार्ली। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिटोफिनोन इज फॉर्म्ड। एसिटोफिनोन जो हमारे पास आप कह सकते हैं एक कीटोन है, ये बनता किस तरह है? दैट इज फॉर्म्ड बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से जो हमारे पास है वो बनता है एसिटोफिनोन। उसमें कैटलिस्ट हमें AlCl3 चाहिए होता है और बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं एसिड हैलाइड से। ये भी एसिड हैलाइड नहीं है, अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, और ये टॉलिन है तो ये भी नहीं, हमें बेंजीन चाहिए और एसिड हैलाइड चाहिए। तो बेंजीन अल्फा में है और एसिड हैलाइड, तो इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा होता है? दैट इज एसिटोफिनोन। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस केस में हमारे पास आंसर बना अल्फा। अल्फा इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हिच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास 3 हाइब्रिडाइजेशंस हैं जो हम नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। sp की शेप होती है लीनियर, sp2 की होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब सवाल था sp2 के बारे में, तो ट्राइगोनल प्लेनर किसकी शेप है? sp2 की। sp3 की जो हमारे पास है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल, और जबकि जो dsp2 हमारे पास मौजूद है उसके बारे में वो उसमें जो डी ब्लॉक आ जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली वो डिस्क्राइब इतना ज्यादा नहीं है। तो हम इसको यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि sp3 टेट्राहेड्रल है, sp2 जो है वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, sp हमारे पास जो है वो क्या होगी? लीनियर होगी, और dsp3 जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो ये बात आप याद रख सकते हैं।
तो इसका आंसर sp2 होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में 3 मेटल यूज हो सकते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। इसके अलावा एक अलॉय भी यूज कर सकते हैं जिसे रोनी निकल कहते हैं, लेकिन सोडियम कहीं पे भी हम यूज नहीं करते, तो इसी वजह से इसका आंसर होगा बीटा सोडियम, कि सोडियम कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। आपने 5 रिएक्शन पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने पहले बात की थी असाइलेशन के बारे में। आपको पता है कि असाइलेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना था वो असाइलाइन होता है। फिर आपने बात की थी किसकी, अल्काइलेशन की। तो अल्काइलेशन जो फ्रीडल क्राफ्ट है उसमें हमारे पास कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो जो सल्फोनेशन हमारे पास है उसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बनता है SO3। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पास सबसे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में हमारे पास आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो हैलोजन आयन होता है। जैसे आप ब्रोमीन यूज कर रहे हो तो यहां पर बनेगा Br पॉजिटिव, तो यहां पर याद रखिएगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो दैट इज एक्चुअली Br पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा चार्ली। चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलर इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आप लोगों को ये बात बताई गई होगी ड्यूरिंग योर लेक्चर कि हमेशा जो ट्रांजिशन कंपाउंड कलरलेस होते हैं उनकी वजह ये होती है कि उनमें डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अगर डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में ट्रांजिशन होती है, इस ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होता है कलर। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कलर है वो किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इन डी ट्रांजिशन। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमियम। क्रोमियम याद रखिएगा हमारे पास +6 तक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। +7 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो +7 मैंगनीज जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि 3D की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो +7 है। कौन शो करता है, मैंगनीज करता है। ये बात याद रखिएगा, एक एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको बताया। 83 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू 3D सीरीज। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो हर एलिमेंट उस सीरीज का शो करे। अब याद रखिएगा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी हैं जो कॉमन हो सकती हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो +2 है। +2 सभी शो करते हैं, +3 सिर्फ एक मेंबर शो नहीं करता, वो जिंक है। लेकिन जो +2 है वो सारे शो कर रहे हैं, तो इसलिए +3 तो कैंसिल हो गया। +2 बिलोंग्स टू द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 जो है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन मोस्ट रेडिली गेट सल्फोनेटेड। आप लोगों ने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, आपको आइडिया होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑर्थोपैरा, फिर होते हैं बेंजीन, और बेंजीन के बाद होते हैं हमारे पास हेलोबेंजीन्स, और लास्ट में जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। अब उसने कहा है कि मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड यानी मोस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर देखिए बेंजीन दूसरे नंबर पे आती है, बेंजोइक एसिड लास्ट पे आएगा क्योंकि उसमें मेटा डायरेक्टर लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो जो फिनोल है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होने की वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड होगा। तो आंसर बिलोंग्स टू चार्ली। चार्ली हमारा सही आंसर है। अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो असल में इस पूरी स्टेटमेंट का जो वो कहना चाह रहा है वो हाइड्रोलिसिस करवा रहा है प्रोपीन की, तो हम करवा लेते हैं। यहां पर मेरे पास अगर मैं सपोज करता हूं मेरे पास प्रोपीन है, ठीक है, तो प्रोपीन में कितने कार्बन होते हैं, एक्चुअली देयर मस्ट बी 3 कार्बन्स। तो मैं 1 प्रोपीन यहां पे बना रहा हूं, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं। तो H into OH, हाइड्रोजन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ सम, आप कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पर देखें अल्कीन तो है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के पास अनइक्वल हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा उस कार्बन पे जहां पे लेस हाइड्रोजन है। तो इसी वजह से अगर मैं यहां पर बता दूं तो CH3 आ जाएगा और साथ में CH into OH, और जो हाइड्रोजन है वो CH2 के पास आ जाएगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 बन जाएगा। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए कौन सा है, तो दैट इज 2 प्रोपानोल। तो 2 प्रोपानोल आंसर होगा, डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास Cl into Cl है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहां पर देखिए कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय आप कह सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जब भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एक जैसे एटम वाला मॉलिक्यूल होता है, उसमें सनलाइट की प्रेजेंस की मौजूदगी में बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली से मुराद एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास आ जाता है। इसके नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं रेडिकल, जिनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज क्लोरीन रेडिकल्स। तो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, तो बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आयुपैक नेम ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में यहाँ पर ये कंपाउंड उसने दिया है CH2 है, डबल बॉन्ड आप कह सकते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, और साथ में हमारे पास कार्बन है, 3 इसके ऊपर ग्रुप लगे हैं जो कौन से हैं, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, पहला काम तो ये होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ये मेरे पास जो यहाँ पर मौजूद है इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं विच इज क्लोजर टू फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है, तो ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। तो यहाँ 1 ब्यूटीन, तो इसी वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फा 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। तो अल्फा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल। इनमें से आपने बताना है लीस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल कौन सा है। तो याद रखिएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज हमारे पास इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने से ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल आप कह सकते हैं बढ़ जाता है, यानी आप कह सकते हैं जितना साइज ज्यादा होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितना जल्दी उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसकी आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो कहां पर बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप। तो अब देखें सबसे पहला मेंबर लिथियम है, लिथियम आप कह सकते हैं, लिथियम के बाद हमारे पास सोडियम होगा, सोडियम के बाद पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम यहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इन सब में देखें सबसे पहले लिथियम आ रहा है, तो यही लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो आंसर वुड बी चार्ली। चार्ली सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल डैश इन पीरियड्स। याद रखिएगा अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा हो तो जो मोस्ट लेफ्ट पे क्या चीज मौजूद होते हैं, मेटल्स होते हैं, दरमियान में हमारे पास कुछ हद तक आप कह सकते हैं मौजूद होते हैं मेटलॉइड्स, और ऑन द राइट साइड पे आपके पास मौजूद होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा पीरियोडिक टेबल को। तो आप यहां पर देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटल्स आ रहे हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, अल्फा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90th, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 3b। हमारे पास नॉन टिपिकल क्लासिफिकेशन के 2 ग्रुप्स हैं, एक 2b है, 2b में हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, तो जिंक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है और मरकरी। ये हमारे पास 2b नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम 3b कहते हैं, 3b में हमारे पास कौन आता है, स्कैंडियम आता है, यट्रियम आता है, और आप कह सकते हैं साथ में लैंथनम आता है। तो अब बेसिकली ये दोनों नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दे आर नॉन टिपिकल। नॉन टिपिकल वो होते हैं कि जिनमें आप कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, पैरामैग्नेटिज्म नहीं होता। तो ये सारे ग्रुप जो है वो नॉन टिपिकल, ये टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, इनमें से 2b के भी और 3b के। सवाल है 3b का, यहाँ स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, लैंथनम, अब इन तीनों में मौजूद है स्कैंडियम, तो करेक्ट आंसर विल बी अल्फा। सही जवाब हमारे पास अल्फा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड ऐसा होता है जो एट अ टाइम 2 लोन पेयर दे सके।
अब अगर ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीलेटो है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हर ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो 2 साइड्स हैं, 2 लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड होगा। और एनायनिक, याद रखिएगा एनायनिक पूछा है तो नेगेटिव चार्ज यही है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी बाइडेंटेट है लेकिन वो न्यूट्रल है, तो एनायनिक सवाल है तो डेल्टा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। 2-ब्रोमोब्यूटेन है और 2-ब्रोमोब्यूटेन में आपने क्या करना है, आपने रिमूव करना है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवानी है, यानी हाइड्रोजन रिमूव करवाना है और हाइड्रोजन के साथ रिमूव करवाना है हेलोजन। अब आपको पता है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन बीटा एलिमिनेशन है। इसमें ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, साथ वाली कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन के साथ जो 2 कार्बन है वो बीटा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होती है बीटा कार्बन से। अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। अब दोनों में से नॉर्मली हमने उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है जिससे लेस हाइड्रोजन है, यानी मैं इससे भी निकाल सकता था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से। तो जब इन दोनों के रिमूवल से HBr बन जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो दैट विल बी CH डबल बॉन्ड CH और साथ में CH3। तो 2-ब्यूटीन विल बी इट्स मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हमने लेस हाइड्रोजन वाले से हाइड्रोजन क्यों निकाला है, क्योंकि इसके नतीजे में जो बनने वाली एल्कीन होती है वो सिमेट्रिकल होती है और सिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल देन अनसिमेट्रिकल, तो इसलिए हम यहाँ से निकालते हैं। तो 2-ब्यूटीन वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8 एलिमेंट्स। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल इज 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब याद रखिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये हमारे पास आप कह सकते हैं कॉन्फिगरेशन है किसकी, सोडियम की। तो सोडियम हमारे पास आप कह सकते हैं नॉर्मली अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ऑक्साइड बनाता है वो हमारे पास Na2O होता है, ये आपको आइडिया होगा, ये इसका नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, चार्ली, क्योंकि सोडियम जो है Na2O बना रहा है तो यहाँ पे उसने मेटल लिया तो M2O बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज अलोंग द पीरियड। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा इंक्रीज होता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रह रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज क्या होता है, दैट इज एटॉमिक साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा, तो आंसर अल्फा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ एलिमेंट इज एम्फोटेरिक। इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है, याद रखिएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बेसिक हमारे पास होता है। इसी तरह लिथियम जो हमारे पास है ये भी बेसिक है, यानी इनको जब भी डिसॉल्व करें वाटर में बेस प्रोड्यूस करते हैं। जो बेरिलियम है इसका ऑक्साइड जिसको हम BeO कहते हैं, ये याद रखिएगा एम्फोटेरिक है, दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बीटा बेरिलियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मैं इससे पिछले MCQs में बता चुका हूं कि जो नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। अब नॉन टिपिकल में मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए थे जिनमें जिंक, कैडमियम, मर्करी, स्कैंडियम, लैंथनम और यट्रियम आते हैं। अब इन 6 में से मौजूद हमारे पास जो है वो जिंक है, तो जिंक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, यही हमारे पास आंसर है। क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन टिपिकल है, दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये आपने याद रखने हैं कुछ आइसोमर्स, जैसे आपने याद रखना है मीथेन, इथेन और प्रोपेन के कोई आइसोमर नहीं है, ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर हैं और हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर हेक्सेन जो हमारे पास है उसके पास कितने आइसोमर्स होंगे, 5, तो आंसर इज बीटा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड बाय एल्कीन्स। चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म हर एक कंपाउंड शो कर सकते हैं, तो हम इसीलिए कह सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म नॉर्मली एल्कीन्स आपने 1 ब्यूटीन पढ़ा, 2 ब्यूटीन पढ़ा, उनमें पोजीशन डिफरेंट है तो वो भी शो कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे सिस ट्रांस कहते हैं, ये तो फीचर ही एल्कीन्स के, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीस वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दैट शोज एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपने क्रोमियम का पढ़ा होगा और कॉपर का पढ़ा होगा कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 4s1 है, 4s2 नहीं है, तो इन्होंने हुंस रूल को डिसोबे किया। हुंस रूल कह रहा हूं, इन्होंने अफबाउ प्रिंसिपल को डिसोबे किया कि इन्होंने अपना लो एनर्जी वाला शेल पूरा ही नहीं किया, पहले इलेक्ट्रॉन भेज दिया हाई एनर्जी में, तो चूंकि ये अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं इसी वजह से इनकी कॉन्फिगरेशन एब्नॉर्मल होगी। अब क्रोमियम का ताल्लुक 6b से है और कॉपर का ताल्लुक हमारे पास जो है 1b से है, तो 6b एंड 1b वुड बी द राइट आंसर, तो इसका आंसर चार्ली होगा। अगला क्वेश्चन है सिस ट्रांस आइसोमर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट या ऑल ऑफ दीस। याद रखिएगा, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, Cl आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और साथ में Cl इनटू हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोजन, ये सिस है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और साथ में Cl और साथ में हाइड्रोजन और साथ में यहाँ पर Cl और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ट्रांस है। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास सिस है, इस केस में मैं अगर डायपोल मोमेंट ले लेता हूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपको पता है उसकी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, वो जीरो नहीं है। तो सिस के केस में डायपोल मोमेंट याद रखिएगा क्या होता है, नॉन जीरो, और उसके साथ साथ ये क्या होता है, दैट इज पोलर, ये पोलर है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर आप लेते हो तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसी वजह से जो ट्रांस हमारे पास है, ट्रांस में डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर सम है वो जीरो आता है, मतलब वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो हो गया डायपोल मोमेंट, इसे कर सकते हैं कि इसका नॉन जीरो, ट्रांस का जीरो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोलर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमेशा नॉन पोलर से स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीस के हर एक से कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है 102 हाइड्रोकार्बन इज अ लिक्विड एट रूम टेंपरेचर एंड डीकलराइजेस एक्वस ब्रोमीन। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इट मींस कि वो हाईली अनसैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कम से कम तो है वो। व्हाट कंपाउंड विल बी ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H10 ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन तो अनसैचुरेटेड नहीं होता, बीटा C2H6 ये इथेन है, ये भी नहीं है, चार्ली C10H20 ये हमारे पास आप कह सकते हैं डेकीन है यानी अल्कीन है, तो यही होगा। आप कह सकते हैं डेल्टा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिकेन है, डिकेन अल्केन है, अल्केन को ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करना था, डीकलराइज नहीं करना था, तो यहाँ पे चार्ली आंसर आएगा क्योंकि चार्ली अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए वैल्यू ऑफ फिनोल इज मोर देन दैट ऑफ एथेनॉल बिकॉज़ फेनॉक्साइड आयन। याद रखिएगा आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि जो फेनॉक्साइड आयन है दैट कैन एक्सिबिट रेजोनेंस एंड बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस दैट फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, तो चूंकि वो मोर स्टेबल है इसी वजह से आप कह सकते हैं फिनोल इज मोर एसिडिक, उसकी ए की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तब होती है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, यानी जब हर कार्बन किसी मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड बना रहा होगा उसमें हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। यहां पर देखते हैं तो इसमें ये कार्बन sp2 नहीं है, sp3 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा। अब यहां पर बीटा ऑप्शन में देखते हैं तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आप चार्ली ऑप्शन में देखते हैं तो यहां पर देखें ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 है। तो इन तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा कार्बन एटम है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है। सवाल है जिसमें सारे sp2 हो तो उसका आंसर डेल्टा होगा। देखिए ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये चारों डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें हर एक की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट एन अमाइन।
इनमें से कौन सा ऐसा है जो अमाइन नहीं है? तो आप ऑब्जर्व करिएगा फार्मूलाज को, तो NH2 इंटू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में NH2। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, अब अमाइन फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ NH2 होता है। अब इसमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बिलोंग ही नहीं करता अमाइन फैमिली से, तो इसलिए इसका आंसर आएगा अल्फा यूरिया है। बाकी बीटा मिथाइल अमाइन है, चार्ली आप कह सकते हैं वो हमारे पास एनिलीन है, डेल्टा में हमारे पास जो है वो टर्शी आप कह सकते हैं अमाइन है, तो वो सारे अमाइन है। अल्फा बेसिकली नॉट अमाइन, इट्स अमाइड। अगला क्वेश्चन कहते हैं सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन इट इज। अभी आपको मैंने डायपोल मोमेंट समझाया कि अगर सिमिलर ग्रुप एक तरफ होते तो सिस, अगर ऑपोजिट तरफ हो तो ट्रांस होता है। उसने ऑपोजिट की बात की है तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। अगला क्वेश्चन 107 इथाइन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ट्रीटिंग विद अमोनियल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल आल्सो गिव दिस टेस्ट, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेस्ट शो करेगा। याद रखिएगा ये टेस्ट एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक नेचर का जो टेस्ट शो करती है वो टर्मिनल अल्काइन शो करती है, यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एट द एंड ऑफ द चेन हो। तो अल्फा इथीन तो ये तो अल्काइन ही नहीं है। टू पेंटाइन की बात करते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बिटवीन द चेन है, ये टर्मिनल है ही नहीं, तो ये भी नहीं करेगा। तो 2 ब्यूटाइन भी टर्मिनल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 ब्यूटाइन। कि अगर आप देखते हो 1 ब्यूटाइन के केस में हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है, साथ में CH2 आ जाएगा और साथ में CH3। तो आप देखिए टर्मिनल है, तो टर्मिनल अल्काइन ही एसिडिक होते हैं, और यही अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट या क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा बीटा। इसका हिंट याद रखिएगा कि टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट शो करती हैं। एमसीक्यू नंबर 108 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका सिर्फ आपने एक हिंट याद रखना है कि हमेशा 2 अल्कीन्स जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकती हैं। कंडीशन आपको पता है, इसमें हिंट मैंने बताया कि 2 अल्कीन्स कैन शो, तो इसमें 2 अल्कीन हमारे पास 2 पेंटीन है, तो दैट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन ब्यूटा 1 3 ठीक है, ब्यूटा आप कह सकते हैं 1 इन और 3 आइन। तो मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। यहाँ पे उसने पहले बात की है हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, ये 4 कार्बन एटम हो गए। अब उसने कहा है कि कार्बन नंबर 1 पे इन है, लाइक इधर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन होगा इसके साथ। और उसने कहा है 3 आइन मतलब यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन इधर होगा। सवाल है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं 1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और ये 4, यहाँ पर ये 5 है, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड 6 है और 7, तो देयर आर 7 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं, कितने पाई बॉन्ड है? तो एक पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, उसको मैं रोमन लेटर में लिख देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। 2 पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा भी यहाँ पर पाई बॉन्ड है, और इसी तरह तीसरा पाई बॉन्ड भी इधर ही है, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है। अब देखें उसने सवाल पूछा है इसके बारे में, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर पाई बॉन्ड पूछता तो आंसर बीटा होता। अब देखिए 3 पाई बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या बन गया? चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? आपको पता है ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, सबसे पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है और उसके बाद कैल्शियम। तो डाउन द ग्रुप आने से एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा हमारे पास किसका होगा? दैट विल बी ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास किसका होगा? मैग्नीशियम का, और सबसे कम किसका होगा? बेरिलियम का। तो इसीलिए इसका सही आंसर बीटा है कि बेरिलियम स्मॉलेस्ट, कैल्शियम जो है वो लार्जेस्ट है, तो आंसर बीटा बन गया। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी एग्जिबिटेड बाय। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वही एग्जिबिट करेगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज्यादा होगी। अब इनमें देखें अल्फा तो मेटल ही नहीं है, बेरिलियम में 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में जो है वो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इनमें सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। आंसर चार्ली। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने लिखवाया होगा। सबसे ज्यादा बेरिलियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है, फिर स्ट्रोंशियम का होता है, फिर बेरियम का होता है, और मैग्नीशियम का एबनॉर्मली आप कह सकते हैं लो होता है। तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो और बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो करेक्ट ऑर्डर देखते हैं, कहते हैं बेरिलियम का ज्यादा है, ये तो ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम का सबसे कम है। तो बीटा में कह रहा है कि कैल्शियम का भी बेरिलियम से ज्यादा, ये बात गलत है। चार्ली में देखिए उसने कहा मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है वो डेल्टा बन रहा है कि डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक इन नेचर। मोर बेसिक वही होगा जिसमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा और मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब यहां पर देखें इन तीनों में, इन चारों ऑप्शन में सबसे नीचे मौजूद है पोटेशियम, तो उसी का हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे बेसिक होगा, तो आंसर बीटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा व्हेन 2 ब्रोमोब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH मेजर प्रोडक्ट विल बी। ये हम अभी इसी तरह का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में करके हैं, तो 2 ब्यूटेन विल बी द राइट आंसर। चार्ली इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ClCCl4 देन द प्रोडक्ट इज। अब ये हैलोजिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरीनेशन डिस्कस कर रहे हैं अल्कीन की, तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन से हमेशा विशिनल डायहालाइड्स बनते हैं। डायहालाइड से मुराद 2 हैलोजन हो और विशिनल से मुराद एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो अल्फा मोनोहाइड्रोल केन है तो ये तो नहीं बन सकता। चार्ली भी मोनोहाइड्रोल केन है, ये भी नहीं बन सकता। अब मैंने बोला है विशिनल डायहालाइड बनने चाहिए, यानी ऐसे डायहालाइड जिनमें 2 हैलोजन कंसेक्यूटिव कार्बन पे है, तो डेल्टा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने कंसेक्यूटिव कार्बन पे नहीं बनाया, उसने एक कार्बन का गैप डाल दिया, तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी बीटा। बीटा इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विद वाटर डिकम्पोजेस टू गिव। आपको मैंने बोला था जब हम अल्कीन्स की करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पहले बनते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल्स में, तो इसी वजह से जो आंसर है वो चार्ली होगा। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 13 एटॉमिक नंबर हमारे पास है एल्यूमिनियम का, तो इसका ग्रुप और पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि एल्यूमिनियम बेसिकली बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए जो इसका ग्रुप है वो 3A है, और इसका पीरियड इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं थर्ड शेल में, तो इसका पीरियड जो होगा वो थर्ड होगा, तो ग्रुप भी थर्ड है और पीरियड भी थर्ड है, तो इसलिए आंसर हमारे पास आ जाएगा चार्ली वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाईएस्ट। आपसे सवाल पूछा गया है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैस की, ठीक है, आपको पता है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की नहीं है, तो मतलब नोबल गैस इज नॉट एन आंसर। फिर होती है हैलोजन की दूसरे नंबर पे, तो जब दूसरे नंबर पे हैलोजन की है तो देखें इनमें कोई हैलोजन है तो इनमें हैलोजन भी कोई नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं वो होती है नाइट्रोजन फैमिली की, यानी ग्रुप 5A की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि सबसे ज्यादा यहाँ नोबल गैस की होती है, नोबल गैस नहीं है तो हैलोजन की होगी, हैलोजन नहीं है तो नाइट्रोजन फैमिली की होगी। नाइट्रोजन फैमिली होता है ग्रुप 5A। अब 5A से ना तो अल्फा बिलोंग करता है ना बीटा बिलोंग करता है, कौन बिलोंग कर रहा है? चार्ली कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस की, तो फास्फोरस बिलोंग करता है नाइट्रोजन फैमिली से, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि छठे ग्रुप तक हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 5th ग्रुप की। आपने एब्नॉर्मलिटीज पढ़ी होंगी कि जो 3rd और 6th ग्रुप है दैट शोज एब्नॉर्मल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये वैसे नॉर्मली अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा नोबल गैस, अगर नोबल गैस नहीं है तो हैलोजन, हैलोजन नहीं है तो नाइट्रोजन फैमिली। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर याद रखिएगा सबसे कम तो होगी सोडियम की, क्योंकि सोडियम अल्कली मेटल है और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सोडियम का साइज सबसे ज्यादा इन तीनों में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। अब यहाँ पर होनी दूसरे नंबर पे चाहिए थी मैग्नीशियम की, लेकिन मैग्नीशियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसी वजह से दूसरे नंबर पे आती है एल्यूमिनियम की, तो एब्नॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है। तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की और उसके बाद सोडियम की। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा
रखिएगा कि थियोरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 3A की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन रियलिटी ग्रुप 2A की ज्यादा होती है क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा। मैग्नीशियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम की ज्यादा है सोडियम से। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स डी शेल। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोवाइडिंग एम्प्टी और डी ऑर्बिटल्स। अब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स तभी बनते हैं जब लिगेंड के साथ अटैच हो। लिगेंड तभी अटैच होगा जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करे और ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट करे। अब ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट तभी कर सकता है जब उसमें वैकेंसी हो या वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो इसी वजह से आंसर होगा बीटा कि जब वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं मेटल को, तो कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो बीटा वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज लीस्ट बेसिक अमंग द अदर्स। जो पीरियड में या जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर होगा, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो उसकी नॉर्मली बेसिक कैरेक्टर जो है वो सबसे कम होगा। तो इन सब में देखें लिथियम सबसे ऊपर है, तो इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो सबसे कम है। याद रखिएगा डाउन द ग्रुप आते हुए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो जो अपवर्ड आते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर आप कह सकते हैं कम होता है, और जो डाउनवर्ड आते हैं उनमें आप ये कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो कम पूछा था, जो सबसे ऊपर होगा तो वो लिथियम है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CK3CONO2/6। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स कि कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को मिले हैं। यहाँ पर देखें आपके पास है 6 NO2, तो NO2 मोनोडेंटेट है, मतलब एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो आपको मिले हैं 6 लोन पेयर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो कितने लोन पेयर्स मिले हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 6। इसलिए आंसर आ जाएगा डेल्टा। 123 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब याद रखिएगा अगर इसमें दो हिंट्स हैं, अगर चार्ज सेम हो तो कभी भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्फा भी नहीं है, इसलिए बीटा भी नहीं है, इसलिए डेल्टा भी नहीं है। बड़ी सिंपल सी आपको एक बात बताइए कि अगर चार्ज सेम है तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है ना वो सेम नहीं हो सकती। तो बाकी आंसर बचा चार्ली, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आयरन होती है कॉन्फिगरेशन 4s2 और 4s2 के साथ डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डी में तकरीबन होते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आप जब +3 में लेके जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से 2 जाएंगे, एक इधर से चला जाएगा, तो बाकी बचेगी 3d5। तो इसमें है 3d5। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंगनीज की कॉन्फिगरेशन होती है 4s2 और साथ में 3d आप कह सकते हैं 5। तो जब 3d5 है और 4s2 है, +2 करेंगे, 2 चार्ज निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो 4s से, बाकी यहां पर भी कितने बचे 3d5। तो आपको यहां पे नजर आ रहा है कि दोनों की कॉन्फिगरेशन जो है वो 3d5 है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने फिर आपको हिंट भी बताया है कि अगर चार्जेस सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कभी भी सेम नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन है 124, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद द कैटालिटिक एक्टिविटी। याद रखिए कैटालिटिक एक्टिविटी का मेन कंसर्न होता ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से है कि जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नॉर्मली ज्यादा होगी। तो जब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप कह सकते हैं उसकी कैटालिटिक एबिलिटीज जो है वो ज्यादा इनहैंस हैं। तो आंसर इसका अल्फा आ जाएगा। ये याद रखिए, क्वार्टर 3 था जो हमने भी डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।